हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट। तो कल मैंने जाते जाते तुम्हें फ्री कंसर्ट कब कब नहीं माना जाता वो समझाया था। जब जब आप सामने वाले से कंसर्न जबरदस्ती से लोगे, उसकी हामी जबरदस्ती से लोगे, तब तब माना जाएगा कि कंसर्न फ्री नहीं है। कंसर्न फ्री नहीं हुआ तो एग्रीमेंट कांट बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और जाते जाते एक और चीज समझाई थी कि ऐसे में होता क्या है। जब जब आप फ्रॉड करते हैं, जब जब आप मिसरिप्रेजेंटेशन, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस करते हैं, तो क्या होता है, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें बंदूक दिखाकर हाँ बुलवाया, तुम बन जाते हो दुखी राम, विक्टिम। ठीक है। अब ये दुखी राम को सिर्फ हक मिलता है इस तरह के एग्रीमेंट्स में। जहां फ्री कंसर्न नहीं होता था वहां होता क्या है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता तो क्या बन सकता है, वो डिफरेंस हमने सेटल किया था। मैं दोबारा वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, एकदम गौर से समझेंगे हम लोग, क्योंकि ये पीछा नहीं छोड़ेगा एंड तक। यहाँ से आपको क्वेश्चंस भी आएंगे, प्रैक्टिकल भी। हाँ, सो लेट्स अंडरस्टैंड। अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया होता तो क्या होता। अगर तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया तब तो फिर आपको भी हक मिलेगा, मुझे भी हक मिलेगा। आई रिपीट, जब भी एक एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मींस नथिंग, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, वो कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। तब क्या हो रहा था, हम दोनों को ही हाँ बोलते एक पावर मिल जा रहा था। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनते ही दोनों ही लोगों को, दोनों ही पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट को लीगल एक्शन लेने का राइट मिल जा रहा था। कैसे, फ्लैशबैक में जाओ, हमने 4 एग्रीमेंट्स के थ्रू समझा था। फादर एंड सन के बीच, आपने मुझे चाय पे बुलाया था वो वाला, फिर इलीगल वाला, गुंडा अंकल को सुपारी दी थी, और फिर मैंने शाहरुख खान का घर 10 करोड़ में खरीदने का एग्रीमेंट किया था, विच वॉज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो शाहरुख खान से घर खरीदने में क्या हो रहा था, मैंने उन्हें ऑफर दिया था, विल यू सेल योर हाउस एट 10 करोड़ रुपीस। सर ने बोला था यस, तो मैंने उनको 10 करोड़ एडवांस तो दे दिए थे, सर को मुझे अपना घर खाली करके देना था। जैसे ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है दो लोगों के बीच में, तो दोनों को राइट मिल जाता है एक दूसरे के खिलाफ। अब अगर मैं 10 करोड़ रुपया ना दूं तो सर कोर्ट में जाकर मुझ पे केस ठोक कर मुझे परफॉर्म करवा सकते हैं मेरा वादा। और अगर सर पैसे लेने के बाद घर खाली करके ना दें तो मैं एसआर के सर पे कोर्ट में ले जाकर केस ठोक कर उनसे ये वादा परफॉर्म करवा सकती हूँ कि घर खाली करके चाबियां मुझे सौंप दो। मतलब क्या सीखने मिला, जब एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कंसर्न फ्री हो, वैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बोथ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट गेट अ लीगल एक्शन का राइट, दोनों को कानूनी हक मिलता है। बट जब जब फ्री कंसर्न नहीं होता, जब जब फ्री कंसर्न नहीं होता, कब कब नहीं होता, जब मंजूरी जोर जबरदस्ती से ली गई हो। कब कब मंजूरी जोर जबरदस्ती से ली गई होती है, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। इन 4 किस्सों में हमने सीखा था कल कि मंजूरी कैसे ली जाती है, जबरदस्ती हाँ बुलवाया जाता है। ऐसे में ये एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता तो क्या दुखी राम को, मुझे, गलत करने वाले को कोर्ट में ले जाकर कोई सजा दिलाने का हक नहीं मिलेगा? क्या गुंडागर्दी करके मैं चली जाऊंगी और आपको कोई राइट नहीं मिलेगा जस्ट बिकॉज इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट? जी नहीं, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बन सका जिसमें दोनों लोगों को हक मिले, क्योंकि अगर इसमें दोनों लोगों को हक देते हैं तो मैं गुंडागर्दी भी करूं, तुमसे तुम्हारा घर 10 लाख में हाँ भी बुलवा दूं बेचने को, फिर तुम घर खाली ना करो तो गुंडागर्दी के करने के बाद मैं कोर्ट में जाकर बेचारी बनूं और बोलूं इन्होंने देखो 10 लाख में मकान बेचने का वादा किया था, इन्होंने कहा था घर खाली करके देंगे, करवाओ, पुलिस भी आकर तुम्हें ही डंडा मारे, चलेगा क्या? पहले मैं गुंडों को लाकर तुम्हें डंडे मारकर हाँ बुलवाऊं, फिर तुम वो हाँ से पलट जाओ, घर खाली करके ना दो मुझे, तो मैं पुलिस के पास भी जा सकूं। ऐसा कभी होता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना ये,
तो फिर तो मुझे भी हक मिलेगा, तुम्हें भी हक मिलेगा, क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में तो दोनों को हक मिलेगा ना। इसीलिए लॉ बनाने वाले ने बहुत सोचा समझा कि ऐसे एग्रीमेंट में जहां पर एक गुनहगार बनता है, गलत करता है दूसरे के ऊपर, ऐसे में दोनों को हक कभी नहीं मिलना चाहिए, वरना गुनाह करने वाला ही हमेशा जीतेगा कोर्ट में जाकर। ऐसे में गलत करने वाले को कोई राइट नहीं मिलना चाहिए। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि वी बोथ आर नॉट गेटिंग राइट्स, ओनली यू द दुखी राम विल गेट द राइट। जिसने दुख सहा, जो विक्टिम है, जिसने गन पॉइंट पे रख दिया अपने आप को और अपनी जान बचाने के लिए हाँ बोल दिया, ये सोचकर कि बाद में न्याय पालिका वाले लोग यानी कि कोर्ट उनकी मदद करेगी, मुझ जैसे गुंडों के खिलाफ उनको प्रोटेक्शन देगी, है ना। तो इसमें सिर्फ किसको राइट मिलता है ऐसे एग्रीमेंट्स में जहां जबरदस्ती से हम बुलवाया जाता है? ओनली दुखी राम इन द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स द राइट। विक्टिम, जिसके ऊपर जबरदस्ती हुई है, उसको हक मिलेगा कि आप चाहो तो फिलहाल जान बचाने के लिए हाँ बोल के एग्रीमेंट साइन कर दो, बाद में बोलो कोर्ट में मुझे ये एग्रीमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं ये एग्रीमेंट कैंसिल करती हूँ क्योंकि उस वक्त मैंने जबरदस्ती हाँ बोला था। कोर्ट बोलेगा क्या प्रूफ है कि आपने जबरदस्ती हाँ बोला था सीमा मैम को? आप बोलोगे देखो ना सर, मेरा बंगलो कौन सी एरिया में है, इतनी पॉश एरिया में बंगलो है, नई कंडीशन का बंगलो है, आप खुद वैल्यूएशन करवा लीजिए अपने ऑफिसर से कम 60 लाख आते हैं इस बंगलो के। कौन बेवकूफ ओनर होगा कि 60 लाख का बंगलो जो खरीदा ही 50 लाख में हो, उसको 10 लाख में बेचेगा मुशो आवाज में रहकर और अपने मर्जी से? सर, इजंट इट एनफ प्रूफ कि 10 लाख पे मुझे साइन करवाया गया एग्रीमेंट, कि मेरे साथ जरूर कुछ गलत हुआ होगा, हाँ बुलवाया गया होगा इतना सस्ते दाम पे, वरना तो मैं बेचने को कभी रेडी होता ही नहीं, होती ही नहीं। इस चीज को 10 लाख वाली बहुत कम पैसे मिलने वाली चीज को आप सबूत बनाएंगे, बेस बनाएंगे, अपनी इनोसेंस प्रूव करेंगे और कोर्ट आपका सपोर्ट करेगी, कोर्ट आपका सपोर्ट करेगी। You will get a right to cancel the contract, to ignore the contract। ऐसा मानना कि जैसे आपके बीच में कभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। I repeat, ऐसा मान लो अब जैसे ही कैंसिल हो गया, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट आपने ये एग्रीमेंट आपने जाकर कैंसिल बोला, तो ये क्या बन गया? कोर्ट ने बोला अब ऐसा मानो जैसे आप दोनों के बीच में कभी कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था, कभी कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था। के लिए क्या करना पड़ेगा? भले मैंने गुंडई करी, लेकिन मैंने बोला तो 10 लाख रुपए मैं तुम्हें दूंगी और मैंने तुम्हें तुरंत 10 लाख बैंक ट्रांसफर किए। हमारे बीच में कभी एग्रीमेंट हुआ ही नहीं होता, तो वो जो तुम्हारे खाते में 10 लाख रुपए पड़े हैं वो मेरे पास होते, और तुम्हारा घर तो तुम खाली कर ही नहीं रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल करके आ गए, है ना। रिटन एग्रीमेंट जो था हमारा वो तो तुम कैंसिल करके आ गए। तो ऐसा मान लो कि जैसे तुम्हारे बीच में हुआ ही नहीं था, वैसी पोजीशंस में वापस लाकर खड़ा करना पड़ेगा कोर्ट को हम लोगों को। नो डाउट मैं गलत कर रही थी, लेकिन मैंने 10 लाख भी तो दिए थे, वो 10 लाख आपको मुझे वापस लौटाने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग इट? और ये कॉन्ट्रैक्ट आपको कैंसिल करने का पूरा हक मिलेगा। मेरे अगेंस्ट लीगल एक्शन कर सकते हो, गुंडागर्दी मार पीटी का भी, और फंसा सकते हो मुझे, और कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर सकते हो। यानी सिर्फ किसको हक मिला कोर्ट में जाकर अपना दुखड़ा रोकर न्याय हासिल करने का? दुखी राम को। मैं अगर जा भी रही थी तो खुद ही फंस रही थी। इसीलिए ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें एक तरफा न्याय की ताकत मिलती है। एक तरफा न्याय की ताकत किसको मिलती है हासिल करने की? एक तरफा न्याय हासिल करने की ताकत मिलती है दुखी राम को। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बन सकता, क्योंकि अगर तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता तो दोनों ही को राइट मिलता, दोनों ही को लीगल एक्शन का राइट मिलता। लेकिन व्हेन दोनों ही पार्टीज कांट गेट लीगल एक्शन का राइट, ओनली वन तरफ ऑफ पार्टी कैन गेट लीगल एक्शन का राइट, तो ऐसे एग्रीमेंट्स को क्या बोलते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आई रिपीट, ऐसे एग्रीमेंट जहां सिर्फ एक तरफा पार्टी को राइट मिलता है। और ऐसे एग्रीमेंट कब क्रिएट होते हैं? जब तुम्हारी मंजूरी कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन से ली हो, तब
आपसे जबरदस्ती हुई, आपके साथ किसी ने गलत किया, तब आप बनोगे चारों ही सिचुएशंस में दुखी आत्मा। तब सिर्फ एक तरफा पार्टी को राइट मिलेगा, मुझे कोई राइट लीगल एक्शन का नहीं मिलेगा। और हर इन चारों सिचुएशंस में हमारे बीच एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसका नाम वॉइडेबल पड़ा ही इसलिए क्योंकि ये कैंसिलेबल है, अवॉइडेबल है, ओनली एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। दूसरी पार्टी को कोई ऑप्शन नहीं मिलता। ये याद रखना, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स करके आगे टॉपिक आएगा, तब ये दोबारा आएंगे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, तब मैं पूछूंगी तुमसे, फंसाऊंगी तुमको बुरी तरह से। सो प्लीज रिमेम्बर दिस थिंग। ओके ओके। और पांचवा होता है मिस्टेक। चार क्या थे? फ्री कंसर्ट कब कब नहीं माना जाता है? व्हेनेवर द कंसर्ट इज ऑब्टेन्ड यूजिंग कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। फिफ्थ वन मिस्टेक। क्या होता है फिफ्थ वन? मिस्टेक। समझना, पांचवा नया वर्ड। अब मैं आपको बहुत अच्छे से बता रही हूँ और इसका बहुत सिंपल रीजन है, हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? सेक्शन नंबर 10, जो हमें एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सिखा रहा है। आगे जाकर इन पांचों वर्ड्स पे अलग अलग सेक्शन है, मतलब मान लो एक एक पेज की कहानियां हैं डिटेल में, तो आपको थोड़ा सा बेसिक्स तो अभी सीख लेना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा होता है कि आपके दुकान पे जबरदस्ती आपको खाली करवा कर खुद कब्जा कर लेते हैं लोग। ऐसे में आपको क्या अधिकार हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। कोर्जन, आर यू गेटिंग इट? रियल लाइफ में बड़े ही काम की चीज है, तो इसको बड़े ही अच्छे से कवर किया गया है लॉ में। सो अगेन इट विल कम 2-3 जगहों पे, एंड यू हैव टू रिमेम्बर। मेरा क्विज चालू होगा तब आप लोगों के साथ। ओके, फिफ्थ वर्ड मिस्टेक सीखते हैं हम लोग। मिस्टेक में कंसेंट कैसे ऑब्टेन होता है? आई विल टेल यू। समझना है इस एग्जाम्पल को। मान लो मेरे पास एक कार है, और मान लो ये कार है स्विफ्ट डिजायर, ठीक है, जो कि इस वक्त मेरे गैराज में पड़ी हुई है। मेरे पास कार थी स्विफ्ट डिजायर, कहाँ पड़ी हुई थी? गैराज में। इस वक्त शाम को 5 बजे मान लो मैं तुम्हारे पास आती हूँ तुम्हें ऑफर देने के लिए, लेक्चर पढ़ाने आई हूँ 5 बजे, लेकिन मैं शाम को 5 बजे आती हूँ तुम्हें ऑफर देने के लिए कि क्या तुमने मेरी स्विफ्ट डिजायर तो देखी है ना? तुम बोलते हो हाँ मैम देखी है ना, रोज तो आप उसमें आते हो। लेकिन चलो बढ़िया, तो क्या तुम वो खरीदना चाहोगे 5 लाख रुपए में? एट 5 PM I am offering you, will you buy my Swift Desire for ₹5 lakhs? And you know what? उसके जस्ट आधे घंटे पहले उस गैराज में आग लग चुकी है, और जिस गाड़ी को मैं बेचने की बात कर रही हूँ वो जल के राख हो चुकी है। लेकिन अब तक मुझे इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं मिला है, इसलिए मैं खुद, इस बार मेरा धोखा देना इंटेंशन नहीं है, मैं खुद भी विक्टिम हूँ। मुझे मालूम ही नहीं पड़ा है अभी तक कि मेरी वो कार जो गैराज में पड़ी है उस गैराज को आग लग चुकी है, गाड़ी जल के राख हो चुकी है। जब मुझे फोन आएगा गैराज के मालिक का तब मुझे पता पड़ेगा। अब तक मुझे कोई आइडिया नहीं है, और बिना आइडिया के मैं आपके पास आ चुकी हूँ, और मुझे तो लग रहा है मेरी कार सही सलामत है, गैराज पे पड़ी है मस्त एकदम टनाटन कंडीशन में करने के लिए, एंड आई एम कमिंग टू गिव यू एन ऑफर फॉर परचेजिंग इट एट 5 lakhs। तुम हाँ बोल देते हो। मैंने कहा ठीक है, कल शाम को आ जाना पैसे लेकर, या मान लो मैंने तुमसे पैसे भी ले लिए 5 लाख एडवांस। मैंने कहा कल शाम को कार ले जाना, मैंने कार थोड़ी सर्विसिंग के लिए दी हुई है गैराज में। अब तुम्हारे जाने के अगले आधे घंटे बाद मुझे फोन आता है कि वो गाड़ी मैम जो आपने टनाटन करने के लिए दी थी, आपने कहा था आपको बेचनी है, इसलिए एकदम जो भी इसमें फॉल्ट्स हो वो ठीक कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती जिसको बेचूं उसको टूटी फूटी गाड़ी मिले और उसके साथ कोई हादसा हो जाए। मैं एकदम ब्रेक्स सब कुछ प्रॉपर करके हैंड ओवर करना चाहती हूँ फॉर द सेफ्टी ऑफ बायर। तो मैम आई एम सॉरी टू से कि वो गाड़ी जल के राख हो चुकी। मेरे तो होश ही उड़ गए।
गाड़ी तो जल के राख हो गई, और अभी अभी आधा घंटा पहले तो तुमको वादा देकर बैठी होंगी तुमको वो गाड़ी दूंगी, मुझे थोड़ा पहले बता दिया होता। तो मैंने उससे पूछा आग कब लगी, उसने कहा मैम 4:30। मैंने कहा तब क्यों नहीं बताया, तब बताते तो मैं करती ही नहीं ना ये एग्रीमेंट, ऑफर ही नहीं देती कभी स्टूडेंट को। उन्होंने कहा मैम हम पहले फायर ब्रिगेड को बुलाए या पहले सारे कारों के मालिक को बोले। मैंने कहा बात तो वो भी सही है, अब क्या करें, क्या मैं तुमको मेरी कार दे पाऊंगी? तुमने बोला ये तो गलत। अगले दिन तुम आए, मैंने तुम्हें पूरी सिचुएशन बताई, मैंने कहा यार तुम्हारा एडवांस मनी वापस ले लो टू द मैक्स, मेरी कार तो जल के राख हो गई, मुझे बड़ा नुकसान हो गया, गैराज वाले जहाँ पर मैंने रिपेयरिंग में दी थी उसके यहाँ आग लग गई शॉर्ट सर्किट से, सारी 3-4 गाड़ियाँ जल गई, उसमें से अनफॉर्चुनेटली एक मेरी भी कार थी। आई कांट गिव दैट कार टू यू, ओनली थिंग आई कैन डू इज आप अपना पैसा वापस लीजिए। आपने बोला ये तो गलत है, आपने मेरे को ऑफर दिया था मैम। मैंने कहा हाँ दिया था। हमने आपको हाँ बोली थी मैम। मैंने कहा हाँ बोली थी मैम, लॉफुल काम था, कोई सुपारी उपारी काम नहीं था, लीगल काम था। कहाँ कार बेचना लीगल होता है मैम, तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। मैंने कहा था पता नहीं। तुमने बोला मैम आपने ही सिखाया था, ऑफर को एक्सेप्ट करते ही एग्रीमेंट बन जाता है, और अगर वो लीगल काम का है तो एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, आप मुझे कार नहीं दोगे तो मैं कोर्ट में जाके आप पे केस फाइल करूंगा। मैंने कहा अरे सुन तो लो, मेरी बिल्ली मुझ पे म्याऊं करने से पहले थोड़ा और क्लास अटेंड तो कर लो, तुम कुछ सुनने को रेडी नहीं, नया नया लॉ सीखा है, नया नया जोश, तुम दौड़े दौड़े गए कोर्ट में केस फाइल करने। सीमा मैम ने प्रीवियस डे पर शाम को 5 बजे ऑफर दिया था कार खरीदने का हमको, हमने उनका ऑफर एक्सेप्ट किया था, 5 लाख एडवांस भी दिया था। उन्होंने कहा था कल शाम को आके कार ले जाना, गैराज में पड़ी है। और अगले दिन जब हम गए तो उन्होंने कार देने से मना कर दिया। मुझे बुलाया गया कोर्ट में, मैंने कहा यस सर। जज ने बोला आपने इनको प्रॉमिस किया था कार देने का। मैंने कहा यस सर किया था। तो बोले वो कार दे क्यों नहीं रहे हो? मैंने कहा सर मुझे नहीं मालूम था कि जिस गैराज में मैंने कार रिपेयरिंग के लिए रखी है वो ऑफर देने से पहले ही जल के राख हो चुकी है। गैराज वाले का फोन मुझे 1 घंटे लेट आया, अगर मुझे थोड़ा पहले बता देता तो मैं ऐसी चीज को बेचने का ऑफर ही नहीं लेती ना सर। मेरे साथ खुद हादसा हो गया है सर, मैं क्या करूं? सर ने बोला बात तो सही है, ये खुद अनजान थे इस चीज के बारे में, अनजाने में एक ऐसी चीज का ऑफर दे दिया जो खत्म हो चुकी थी, जो मिट चुकी थी इस दुनिया से और राख का ढेर बन चुकी थी। अनजाने में सीमा वाज आल्सो नॉट नोइंग कि उनकी कार जल चुकी है। अनजाने में आउट ऑफ मिस्टेक उन्होंने आपको ऑफर दे दिया। मिस्टेक क्या थी? गलतफहमी थी कि सब्जेक्ट मैटर बोले तो जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कार अभी भी एग्जिस्ट कर रही है ये मानते हुए मैंने तुम्हें ऑफर दिया, जबकि उस टाइम कार बची ही नहीं थी, बचा था तो राख का ढेर। जज तो समझ गया मेरी बात, तुम अभी भी अड़े हुए हो। जज ने कहा भैया तुम क्या चाहते हो, वो कार नहीं आ सकती। भाई सीमा मैम ये नहीं मान रहे तो 5 लाख के बदले में वो कार की राख ही दे दो इनको उठा के, ले जाओगे क्या आप? नॉट पॉसिबल। ऐसे अग्रीमेंट्स जो दोनों ही पार्टीज को जिसके सब्जेक्ट मैटर को लेकर गलत फहमी थी, आई रिपीट, आपको भी कार के एग्जिस्टेंस में होने को लेकर गलत फहमी थी, मुझे भी कार के एग्जिस्टेंस में होने को लेकर गलत फहमी थी। ऐसा एग्रीमेंट where both the parties are at mistake as to subject matter of the agreement, ऐसे एग्रीमेंट्स कभी वैलिड नहीं हो सकते, क्योंकि आप अगर कोर्ट में चले भी जाते हो तो भी वो चीज तो रही ही नहीं। जज भी क्या बोलेगा मुझे तुम्हें देने के लिए जब वो है ही नहीं? तो ऐसे केसेस में होता क्या है, एंड रिजल्ट क्या आता है? जज का टाइम वेस्ट, मेरा टाइम वेस्ट, और वही बात जो मैं तुम्हें कोर्ट के बाहर समझा रही थी वो जज ने समझाई। उसके लिए जज का तुमने इतने सुनवाइयां वेस्ट कर दी कि जिसमें एक मर्डर केस की सुनवाई हो सकती थी। इसीलिए पहले ही कोर्ट्स ने डिसाइड कर लिया भैया ऐसे मिस्टेक वाले एग्रीमेंट्स को कोर्ट में लाकर हमारा कीमती टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। ऐसे एग्रीमेंट्स
कि कोई वैल्यू नहीं होती कानून की नजर में. एग्रीमेंट्स मेड आउट ऑफ मिस्टेक. मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट. एग्रीमेंट का सब्जेक्ट मैटर कार था. कार अस्तित्व में ही नहीं थी और जो चीज है ही नहीं वो मैं तुम्हें डिलीवर करूं कैसे. जज भी यही बात बोलेगा तुम्हें, राख दे दो. राख लोगे क्या 5 लाख रुपए में? स्विफ्ट की राख है बोल के क्या करोगे उसका? उस राख के ढेर से गाड़ी चलाओगे? नॉट पॉसिबल. वो बची ही नहीं. तुम कोर्ट में भी ले जाओगे तो भी तुम नहीं ले सकते. नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू डिलीवर दैट थिंग टू यू. इवन इफ गॉड कम्स एंड टेल्स मी टू डिलीवर इट टू यू, आई कांट. तो व्हाई वेस्ट कोर्ट्स प्रेशियस टाइम फॉर सच काइंड ऑफ हियरिंग्स. ऐसी हियरिंग्स से सिर्फ आपका पैसा, मेरा पैसा, हम दोनों की मेहनत, हमारी मेहनत तो फिर भी मायने नहीं रखती. जज का कीमती टाइम और 5 कीमती सुनवाइयां जो किसी इंपॉर्टेंट केस को जा सकती थी वो वेस्ट होता है. इसीलिए ऐसे एग्रीमेंट्स में कोई लीगल राइट दिया ही नहीं जाता है. कानून की नजर में ऐसे एग्रीमेंट्स की कोई वैल्यू ही नहीं है. शून्य है, शून्य वैल्यू. इसीलिए ऐसे एग्रीमेंट्स को क्या बोला जाता है? वॉइड एग्रीमेंट्स. क्या बोला जाता है? वॉइड. वॉइड का मतलब होता है नलिटी, नल, जीरो. वॉइड एग्रीमेंट्स जिनमें कोई कानूनी हक बिल्कुल भी नहीं होता. जिनमें कानूनी हक बिल्कुल भी नहीं होता. ना तुम कोर्ट में जा सकते हो ना मैं कोर्ट में जा सकती. हाँ, तुम्हें तुम्हारा 5 लाख रुपया वापस जरूर मिल जाएगा जो मैं दे भी रही थी तुम्हें कोर्ट के बाहर, क्योंकि इसमें पार्टी का फ्रॉड करने का तो कोई इरादा था ही नहीं. इसीलिए तो ईमानदारी से तुम अगले दिन आए तो बोल दिया था ना, तुम्हारे 5 लाख वापस दे सकती हूँ पर मेरे साथ दुखद घटना हो गई. तुम्हारे आने के और मैंने तुम्हें ऑफर दिया 5 बजे, उसके आधे घंटे पहले आग लग चुकी थी. लेकिन मुझे पता होता ना, तभी पता चल गया होता ना कि गाड़ी तो जल चुकी है, तो मैं तुम्हें कभी ऑफर नहीं देती. आई एम सॉरी, आई वॉज ऑल्सो नॉट नोइंग अबाउट दिस फैक्ट एट दैट टाइम. एट द टाइम ऑफ मेकिंग एन ऑफर मुझे भी मालूम नहीं था. मेरा कोई फ्रॉड करने का इंटेंशन नहीं था. तुम कोई केस नहीं बना सकते मेरे ऊपर. ये प्योरली मिस्टेक का केस है. ऐसे किस्सों में गलतियां तो माफ होती है. तुम अपना 5 लाख रुपया वापस ले लो और मेरी सिचुएशन को समझो. आई कांट गिव यू दैट कार. यहाँ पर तुम्हें कोई मेरे खिलाफ लीगल एक्शन का राइट नहीं मिलेगा. कोई तुम दुखी आत्मा नहीं हो. मैं भी दुखी आत्मा हूँ, तुम भी दुखी आत्मा हो. इसमें तुमको तो फिर भी दूसरी गाड़ी मिल जाएगी, मेरे को तो मेरी गाड़ी का नुकसान भी भुगतना है. आर यू गेटिंग इट? इज दैट क्लियर? ऐसे एग्रीमेंट्स आउट ऑफ मिस्टेक बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वॉइड एग्रीमेंट्स. क्या बोलते हैं? वॉइड एग्रीमेंट्स. तो हमने 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स देखे. अगर कंसेंट प्रॉपर है, फ्री है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब दोनों ही पार्टीज को लीगल एक्शन का हक मिलता है. सेकंड, अगर कंसेंट बेला फुसलाकर, झूठ बोलकर या डरा धमका कर लिया गया है, यानी कंसेंट इज नॉट फ्री. कंसेंट इज नॉट फ्री. तब क्या होता है? whenever the consent is not free, तब you become दुखी राम, I become सुखी राम, गुंडा राम. and what happens? only एक तरफा पार्टी एक तरफा लीगल एक्शन का राइट मिलता है. यानी ओनली वन पार्टी, दुखी राम, गेट्स अ राइट टू टेक अ लीगल एक्शन. एंड देन हमने पढ़ा वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें ना तुम्हें कोई हक ना मुझे कोई हक, दोनों में से किसी को भी नहीं. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में दोनों को हक, वॉइडेबल में एक तरफा हक लीगल एक्शन लेने का. एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या वॉइड एग्रीमेंट में ना तुम्हें कोई हक ना मुझे कोई हक, दोनों में से किसी भी पार्टीज को कोई हक नहीं. विदाउट एनी लीगल इफेक्ट्स होता है, विदाउट एनी लीगल राइट्स. डिफरेंस समझ आया? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. डोंट वरी, ये दोबारा डिस्कस किए जाएंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में. लेकिन अभी के लिए क्योंकि ये वर्ड्स आ रहे हैं तो मैंने तुम्हें रफली समझा दिया. लेट्स रीड इट. फ्री कंसर्न समझ तो तुम गए हो अच्छे से, आई एम श्योर. अब टेक्निकल भाषा में हैंडल करते हैं. तो कल हमने शुरू तो किया था इसको रीड करना, जिसके फर्स्ट 3 लाइंस में इन्होंने कंसर्न का मतलब बताया था, जस्ट लाइक हमने अप्रोच किया. फ्री कंसर्न वाज द टॉपिक, सामग्री, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. और हमने पढ़ना शुरू किया था कि फ्री कंसर्न के अंदर क्या क्या लिखा है. वही सब जो हमने डिस्कस किया नॉर्मल भाषा में, अंग्रेजी में लिखते हैं. 2 or more persons are said to consent.
कंसर्न मतलब अग्री, ठीक है. व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, एंड अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस को लॉ की भाषा में क्या बोलते हैं? कॉन्सेंसस एड ईडम. कॉन्सेंसस एड ईडम, अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग एट द सेम सेंस, जो कि तुम्हें मुझे मेरे नोट्स में मिल गया होगा, तुमने चार्ट में लिख दिया होगा. फर्दर, तो दो लोगों के बीच में कंसर्न होना चाहिए, और कंसर्न कब होगा ऐसा बोलते हैं? व्हेन टू पर्सन्स के माइंड्स आर मैचिंग, दे आर अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. सिर्फ कंसर्न होना काफी नहीं, क्योंकि कंसर्न तो जबरदस्ती भी ले सकते हो. तो क्या बोला? फर्दर, ये जो कंसर्न है ना, मस्ट बी फ्री. एंड कंसर्न को फ्री कब बोला जाएगा? कंसर्न वुड बी कंसिडर्ड एज फ्री कंसर्न if it is not taken by. कंसर्न किन किन हथियारों से नहीं लिया गया है? कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक. फर्दर, जब जब कंसर्न को लिया जाए, कंसर्न इज कॉज्ड बाय कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन. पहले चार जबरदस्ती वाले. द एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, कैंसिलेबल एट द ऑप्शन ऑफ वो पार्टी जिसका कंसर्न जबरदस्ती लिया गया था. whose consent was so caused, forcibly caused. क्या बोला? जब जब consent is obtained through coercion, undue influence, fraud and misrepresentation, तब ये एग्रीमेंट एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जिसके अंदर सिर्फ उस पार्टी के ऑप्शन मिलता है जिस पार्टी का कंसर्न जबरदस्ती से लिया गया था. उस पार्टी को जिसका कंसर्न जबरदस्ती से लिया गया था, मतलब दुखीराम को ऑप्शन मिलता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है. और जब मिस्टेक से होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो the contract becomes void. When consent is vitiated by mistake, the contract becomes void. अब guys, आप ये नोट्स में वही चीज देखोगे जो मैं बोल रही थी. एग्जाम्पल ए मैं नहीं रीड कर रही हूँ, क्योंकि वो वही है कि मैं आपको मार डालूंगा अगर तुमने मुझे 2000 रुपए नहीं दिए तो, जो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दे दिया था कोवर्जन का. लेकिन क्योंकि बाकी के वर्ड्स इस वक्त एक्सप्लेन नहीं किए हुए थे, तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिए. नीचे जरा इंस्टीट्यूट ने देखो वही बोला है क्या जो मैंने बोला था. स्टूडेंट्स कृपया ध्यान दे कि टर्म्स कौन से शब्द कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक आर एक्सप्लेन्ड इन कमिंग चैप्टर्स. सही है, हमने तो अभी कवर कर लिया. तो ऐसा करके हमारे दो सामग्री अभी तक हमने इकट्ठा करी है. प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए, और एग्रीमेंट के अंदर प्रॉपर कंसर्न, फ्री कंसर्न होना चाहिए. तीसरी सामग्री, ये जो एग्रीमेंट हो रहा है ना, वो दो बालकों के बीच में नहीं होना चाहिए, बच्चों के बीच में नहीं होना चाहिए. बच्चों को कोई समझ होती नहीं है, उन्हें कोई भी उल्लू पटाके जा सकता है. 2 रुपए की चीज भी 2000 में उनको चिपका के जा सकता है. नो डाउट आजकल के बच्चे ज्यादा ही होशियार है, लेकिन लॉ मेकर्स का ऐसा मानना है कि बच्चों को बहलाना, फुसलाना बड़ों के द्वारा, एक अडल्ट और एक बच्चे के बीच में जब एग्रीमेंट होगा, तो बच्चे को कोई समझ नहीं होगी कि वो अडल्ट उसकी नासमझी का फायदा उठाकर उसको एक 2 रुपए की चीज 2000 में बेचकर निकल भी जाए, और ये बच्चा अपने पप्पा मम्मी के हार्ड अर्न्ड मनी को वेस्ट कर देगा. तो इन बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए बोल दिया गया, भाई बच्चों को बेवकूफ बनाएगा कोई भी नहीं, क्योंकि कभी कोई इंसान बच्चों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. जिस तरह से सीए का कोर्स शुरू करने के लिए पहले 12th की एग्जाम देना जरूरी है, उसके बिना तुम नहीं दे सकते हो सीए की एग्जाम. टू बिकम एलिजिबल टू गिव सीए का फाउंडेशन एग्जाम, यू हैव टू पास योर 12th एग्जामिनेशंस. वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट वो ही इंसान बना सकता है जो कैपेसिटी रखता है. कौन कौन लोग कॉम्पिटेंट है? सेक्शन नंबर 11
और सेक्शन नंबर 12 ने बताया है कि कौन कौन काबिल है कानून की नजरों में कॉन्ट्रैक्ट करने के। पहला, एक ऐसा इंसान जो मेजर हो चुका है, मेजर मतलब 18 साल से ऊपर हो चुका है, ओनली दैट पर्सन इज केपेबल। सेकंड, एक ऐसा इंसान जो साउंड माइंड का है। साउंड माइंड को बोले तो जिसको मेंटली कुछ असर नहीं है, पागल वागल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन लोग को भी कुछ समझ नहीं रहती अच्छा बुरा सही गलत सोचने का, तो उनको भी बचा के रखा है कि कहीं उनकी प्रॉपर्टी कोई उनको बहला फुसला कर साइन करवा के कॉन्ट्रैक्ट करके ना निकल जाए। तो पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड, यानी कि वो पागल नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर भी दो तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता, पार्टी को कोई लीगल एक्शन का राइट ही नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड थर्ड, अग्रीमेंट उस चीज का नहीं होना चाहिए जिसको करने से कानून ने आपको मना कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, एक तो उन्होंने बोल दिया कि ओनली अ मेजर कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कौन काबिल है? ओनली अ मेजर पर्सन अबाउ 18 years of age कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। उसके नीचे वालों ने एग्रीमेंट कर भी दिया तो भी कानून की नजर में उसकी कोई वैलिडिटी नहीं। बच्चे को बचाने के लिए कानून फिर भी हेल्प करेगा, गलत करने वाले को धोखाधड़ी का केस फेस करना पड़ेगा, लेकिन ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। एक बच्चा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता, एक पागल इंसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता, और हर वो इंसान जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया हो। आई रिपीट, तीसरा, हर वो इंसान जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर रखा हो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। बच्चा समझ आया, पागल समझ आया, लेकिन डिस्क्वालीफाई किस किस को कर रखा है लॉ ने? लंबी चौड़ी लिस्ट है। इन सब चीजों के नोट्स तुम्हें मिलेंगे बोर्ड पे लिखे हुए, मेरे फोटो खींच के हुए तुमको मिल जाएंगे, तुम नोट डाउन कर लोगे किन किन लोगों को कानून ने डिस्क्वालीफाई कर रखा है। तो पहला, जादू। जादू कुछ याद आया? कोई मिल गया का जादू याद आया? एलियन। यस, पहला डिस्क्वालिफाइड पर्सन इज एलियन एनिमी। क्या नाम है पहले डिस्क्वालिफाइड पर्सन का? एलियन एनिमी। चिंता मत करो, ये कोई स्पेस से आए हुए लोग नहीं है जिनके साथ आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते। हम समझते हैं एलियन एनिमी का मतलब क्या होता है। एलियन एनिमी का मतलब उस देश का सिटीजन, उस देश का सिटीजन जिस देश के साथ इस वक्त यानी कि जब तुम एग्रीमेंट कर रहे होगे उस टाइम पे अगर किसी देश के साथ आपकी कंट्री इंडिया इज एट वॉर, लड़ाई चल रही है, तो उस देश का हर एक सिटीजन हमारे लिए एलियन एनिमी है। हमारे लोग उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आई रिपीट, एलियन एनिमी मतलब फॉर एग्जाम्पल इंडिया का इस वक्त जंग चल रहा है पाकिस्तान के साथ। इस टाइम पे मान लो कि इंडिया का वॉर चल रहा है पाकिस्तान के साथ, तो इंडिया इज एट वॉर विद पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के जितने भी सिटीजन्स हैं वो सब सिटीजन्स हमारे लिए खतरे की घंटी है। इसलिए इंडिया का कोई भी इंसान ना पाकिस्तान के सिटीजन से कुछ खरीद कर इंपोर्ट कर सकता है, ना पाकिस्तान के सिटीजन को कुछ एक्सपोर्ट कर सकता है। अगर किया भी तो वो मान्य नहीं होगा, वो एग्रीमेंट मान्य नहीं होगा हमारी नजर में। फिर अगर हमारे इंडियन भाईजान को पाकिस्तान का भाईजान धोखा देकर चूना लगाएगा तो इंडिया की कोर्ट इस हिंदुस्तानी भाईजान की भी कोई मदद नहीं करेगा। आई विल टेल यू व्हाई। क्या होता है ना, जब हमारा देश पाकिस्तान के साथ वॉर पे है ना, तो पाकिस्तान का टारगेट बहुत क्लियर है। इंडियंस को जान का नुकसान पहुंचाओ, उनके ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान ले लो, एंड उनको माल यानी कि फाइनेंशियल लॉस कराओ, ताकि उनका पूरा फोकस उधर चला जाए और हम तब तक इनकी टेरिटरी हड़प लें। मतलब व्हेनेवर आवर कंट्री इज एट वॉर विद अनदर कंट्री, दूसरे देश के साथ हमारा देश झगड़े पे होता है, लड़ाई पे होता है, तो दूसरे देश का टारगेट एकदम क्लियर होता है कि इंडिया को जान का नुकसान और माल का नुकसान पहुंचाओ। अब ऐसे में अगर हमारा इंडियन सिटीजन डोढ़ा बन के पाकिस्तानी सिटीजन से इंपोर्ट करवाएगा पाकिस्तानी मोजरीज ट्रक भर के,
और उसके लिए 1 करोड़ रुपए एडवांस दे देगा। तो क्या किया, एक हिंदुस्तानी भाईजान बहुत ही रोडे बने, ओवर स्मार्ट बने, और उन्होंने क्या किया, ऐसे जंग के हालातों में पाकिस्तानी इंसान से वो उन्होंने जूतियां मंगवाई, पाकिस्तानी जूतीज यहाँ पर बेचने के लिए, जिसका एक अच्छा बिजनेस है। लेकिन इस वक्त आपने बड़ा खतरा मोड़ लिया है पूरे देश के लिए। क्या होगा समझना। अब जैसे ही इस इंसान ने 1 करोड़ ट्रांसफर किए और उन्हें कहा कि मुझे आप जूतियां भिजवाओ, पाकिस्तानी कराची जूतियां, जो मैं यहाँ पर सेल करके बड़ा मुनाफा कमाऊंगी। तो पाकिस्तान का डीलर तो जूतियां डाल रहा था, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने पकड़ लिया एक ऐसा कंसाइनमेंट, एक ऐसा ट्रक जो पाकिस्तान से इंडिया जा रहा था लीगल गुड्स लेकर, और उस ट्रक में जूतियों के डिब्बे में बॉम्ब्स डाल दिए, उनका टारगेट अचीव करने के लिए, इंडिया की जान का नुकसान पहुंचाने के लिए। उन्होंने क्या कर दिया, जूतियों के डब्बों में जूतियां निकालकर बॉम्ब्स डाल दिए। और इस ट्रक में बिल तो किसका भेजा था ड्राइवर को, जूतियां ले जाने का, डब्बे भी जूतियों के ही पड़े हैं, थोड़े बहुत आगे आगे वाले डब्बे में जूतियां भी रख देंगे लोग। और ये बंदा बॉम्ब से लदा हुआ ट्रक डिलीवर करेगा इंडिया के अंदर, और जहां इनको बॉम्ब ब्लास्ट करने होंगे वहां करेंगे, और तुम्हारी जान और माल का नुकसान पहुंचाएंगे, तुम्हारी पॉश पॉश होटल्स को उड़ा देंगे, तुम्हारे इंसानों को मार देंगे, और अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। और ये सब होगा ही क्यों, तुम्हारे एक करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। तुम्हारे 1 करोड़ क्या, हमारे देश के लोगों की जान और हमारे देश का मॉनेटरी सेफ्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तब कोर्ट ने मना किया हमको, तभी हमको मना किया कि अगर हमारी कंट्री किसी कंट्री के साथ लड़ाई पे है तो तब तक ना हमारा बंदा उनकी कंट्री के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर कर भी दिया तो कोर्ट के लिए एग्रीमेंट मान्य नहीं। क्या हुआ इसका मतलब, वो भी समझाती हूं। अब इस इंसान के साथ भी तो गलत हुआ जो डोढ़ा बना भाईजान हिंदुस्तान का। उसको क्या हुआ, उसने 1 करोड़ रुपए बॉम्ब के लिए दिए थे क्या, कराची जूतियों के बिजनेस के लिए दिया था उसने 1 करोड़ रुपया। इसने दिया तो 1 करोड़ रुपया जूतियों के लिए था, लेकिन उसके हाथ में कभी जूतियां आई ही नहीं। उसने पैसे उधार पे 1 करोड़ रुपए लिए थे, सोचा था वहां से मोजरीज आएंगे, उसको सेल करूंगा मुनाफे पे, लोन रीपे करूंगा एंड आई विल अर्न अ प्रॉफिट। बट वो ट्रक कभी इसके पास आया ही नहीं, वो तो जहां जहां बम ब्लास्ट करने थे वहां वहां भेजा गया, बस इसी के पास नहीं भेजा गया। ही नेवर गॉट जूतीज, ही गॉट फूल्ड, बेवकूफ बनाया गया पाकिस्तानी भाईजान के थ्रू। अब ये जाएगा इंडिया कोर्ट में दौड़े दौड़े, कोर्ट में जज मेरे साथ बुरा हो गया, पाकिस्तानी ने मुझे धोखा दे दिया। जज बोलेगा दफा हो, तुम ही थे वो जिसकी ट्रक के डिलीवरी के चक्कर में इंडिया के लोगों की जान का नुकसान हुआ और इंडिया की इतनी सारी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे, तुम्हारा नुकसान हमारी नजर में कुछ है ही नहीं। हमने पहले ही वार्न किया था, तुम जैसे गद्दारों की वजह से और लालची लोगों की वजह से जो अपना फायदा देखने के चक्कर में देश के जान और माल का नुकसान करने के लिए रेडी है, ऐसे लोगों की वजह से हमारा देश पीछे चला जाता है, हमारे देश के इतने आम नागरिकों की जान जाती है। अगर आपने हमारे देश के बारे में नहीं सोचा तो हम आपके नुकसान के बारे में नहीं सोचेंगे, हम आपको कोई लीगल राइट नहीं देंगे, हम आपको कोई न्याय नहीं देंगे। सो एन एलियन एनिमी, हु वाज द एलियन एनिमी? पाकिस्तानी सिटीजन, जिसके साथ इंडियन सिटीजन ने कॉन्ट्रैक्ट किया। क्यों इसको राइट नहीं मिला? क्योंकि इसने डिसक्वालिफाइड पर्सन के साथ एग्रीमेंट किया। डिसक्वालिफाइड पर्सन का नाम क्या था? एलियन एनिमी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलियन एनिमी? सिटीजन ऑफ द कंट्री विथ विच इंडिया इज एट वॉर। उस कंट्री का सिटीजन जिसके साथ इंडिया इस वक्त जंग पे है, आप जब एग्रीमेंट कर रहे हो उस टाइम पे जंग पे है, तो वो एलियन एनिमी माना जाता है और आप उसके साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते, वो डिसक्वालिफाइड है फॉर द सेफ्टी ऑफ पीपल की लाइफ एंड इंडिया की प्रॉपर्टी। वी हैव डिसक्वालिफाइड। फिर भी आप करोगे तो इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट फॉर अस विदाउट एनी लीगल इफेक्ट। हम आपके नुकसान की भरपाई करवाने में आपको कोई हेल्प नहीं करेंगे, न्याय नहीं करेंगे। पहला डिसक्वालिफाइड इंसान कौन था? एलियन एनिमी। ठीक है, सेट करो, यहां तक। विल कंटिन्यू।